आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बिरसा ब्रिगेड के राष्ट्रीय संयोजक और आदिवासी समाज के संवैधानिक हकों के लिए लगातार देश भर में आवाज़ उठाने वाले सतीश पेंदाम साहब हमारे स्टूडियो में हैं और उनसे हम कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। चूँकि आज वो आदिवासी सांस्कृतिक एकता सम्मेलन में झाबुआ में थे, तो ये एक अवसर है हमारे लिए कि हम उनसे संवाद करें आदिवासियों के मुद्दों पे। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है झाबुआ में। नमस्कार। मेरा आपसे पहला सवाल है कि झाबुआ में, चूँकि आप आज झाबुआ में हैं मध्य प्रदेश के, तो आपको इस सम्मेलन के बारे में आपका क्या व्यू है, कैसा लगा जिस तरीके से लोग यहाँ पे उमड़े हैं? क्या ओपिनियन आपका निकल के आ रहा है, क्या संदेश आप यहाँ से जा रहा है, क्या देखने में आप कामयाब रहे? आदिवासियों में जो अलग अलग स्टेट्स के लोग आज इस सम्मेलन में आए हैं, इसका मतलब है आदिवासियों में आज भी आदिवासियत जिंदा है। वो एक मैसेज के और एक लीडरशिप की तलाश में वो चाहते हैं कि क्या किया जाए देश में। अभी एक बहुत बड़ा वैचारिक संक्रमण आदिवासियों के दिमाग में चल रहा है। वो तलाश कर रहे हैं कि उनको फ्यूचर में उनकी जनरेशन को सिक्योर करने के लिए, उनको सेफ करने के लिए कौन सा स्टेप उठाया जाए, उनके प्रोटेक्शन में क्या है, उनके अधिकारों की कौन सी घोषणा वो लोग करना चाहते हैं, और उनके अस्तित्व अस्मिता के सवालों को लेकर वो लोग आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। इस पर से ऐसा लगता है कि इस समाज में ऐसे लोग आज भी है जो समाज को लेकर काफ़ी सीरियस है, इस व्यवस्था को लेकर, इस संस्था को लेकर काफ़ी सीरियस है। और वो सभी लोग एक विशेष इशू को लेकर यहाँ पर मौजूद हुए। वो इशू है उनकी पहचान का, उनकी सांस्कृतिक सामाजिक पहचान का और उनके सांस्कृतिक अधिकारों का प्रश्न है। ये तमाम प्रश्नों को लेकर जो लोग यहाँ पर आए हैं, वो लोगों के मन में एक ही सवाल है कि व्हाट टू बी डन, क्या किया जाए। ये इशू को लेकर पूरे आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर जमा है। एक तरीके की आदिवासियों की राष्ट्रीय महापंचायत है। अच्छा, एक आरोप अक्सर आप लोगों पे लगते हैं, आपके संगठन पे भी लगते हैं, आपकी स्पीच को लेके भी सामने आते हैं कि आप कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं। और मैंने आपके कई भाषण सुने, आप आदिवासी कोड की मांग कर रहे हैं, खासकर जो जनगणना का जो मसला है। तो ये आदिवासी कोड हिंदू धर्म से अलग होके आपको मिले, इसकी ज़रूरत आप क्यों महसूस करते हैं? देखिए, पहला तो आपको मैं एक बात बता दूं कि हमने हमेशा बोला है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। हमने ये नहीं बोला आदिवासी मुस्लिम है, आदिवासी क्रिश्चियन है, हमने ये नहीं बोला। आदिवासी किसी धर्म का नहीं है, इसलिए उसको आदिवासी बोलते हैं। आदिवासी ये प्राचीन टर्मिनोलॉजी है और धर्म जो है ये मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है। धर्म ये आधुनिक संकल्पना है, संस्कृति ये प्राचीन संकल्पना है। तो जो लोग प्राचीन व्यवस्था को आज भी अपने कलेजे से लगाए हैं और किसी धार्मिक परंपरा को नहीं लेते हुए, वो आज भी उनके रग में, उनके खून में, उनके घरों में, उनके चूल्हों में, उनकी शादियों में, उनकी मैयतों में आज भी वो चीज़ें मौजूद हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई आदमी इस देश में, क्योंकि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सार्वभौम देश है, इस देश में धर्म को मानने वालों के साथ साथ पंथ को मानने वाले लोग भी हैं, पंथ को मानने वालों के साथ साथ अपनी संस्थाओं को मानने का, एक सामाजिक संस्थाओं को और सांस्कृतिक संस्थाओं को मानने वाले लोग भी हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि अगर आदिवासी हिंदू नहीं है ये हम बोल दें, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आदिवासी हिंदू का दुश्मन हो गया या हिंदू आदिवासियों का दुश्मन हो गया। आदिवासी हिंदू हो सकता है, आदिवासी क्रिश्चियन हो सकता है, आदिवासी मुस्लिम हो सकता है, लेकिन मुस्लिम आदिवासी नहीं हो सकता है, क्रिश्चियन आदिवासी नहीं हो सकता है, हिंदू आदिवासी नहीं हो सकता। इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये सांस्कृतिक व्यवस्था है। आप इसको अपना नहीं सकते। आप धर्म अपना सकते हो लेकिन संस्कृति को नहीं अपना सकते हो। तो ये जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, ये देश की प्राचीनतम इतिहास का एक धरोहर है, ये हेरिटेज है एक। इसको संभाल के रखना देश के तमाम नागरिकों का कर्तव्य है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट बोला है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी वो जस्टिस काटजू और मिश्रा का जो बेंच था 2010-2011 में, उन्होंने बोला कि एवरी सिटीजन शुड गिव रिस्पेक्ट टू आदिवासीज बिकॉज दे आर दी ओल्डेस्ट एंड प्राइम सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। उनको आदिवासी होने का सम्मान मिलना ही चाहिए, ये बात सुप्रीम कोर्ट बोलता है। यहाँ किसी भी टाइप का किसी धर्म के खिलाफ में कुछ नहीं है। आदिवासी तो सभी धर्म के भगवानों को मानता है। क्रिश्चियन को देखता है, चर्च को देखता है, नमस्ते करता है, मंदिर जाता है, नमस्ते करता है, दरगाह दिखी तो नमस्ते कर देता है। उसके मन में अनादर भाव है ही नहीं, बहुत सरल है वो। तो उसके साथ ऐसा कुछ होना एक गलत बात है। और जिस टाइप के स्टेटमेंट सारे आदिवासियों के प्रति, वो दुखदायी है बहुत। देखिए, आरोप जो लगाए जा रहे हैं खासकर संघ परिवार या बीजेपी की ओर से, उनका कहना है कि ये हिंदुओं को बांटने की एक साजिश है ताकि मोदी के खिलाफ माहौल बन सके, मोदी फिर से नहीं आ पाए,
वो उसको एक साजिश के रूप में देखते हैं। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? संघ परिवार को देश का इतिहास समझना चाहिए, बीजेपी को देश का इतिहास समझना चाहिए। हिंदुत्व ये देश का आखिरी इतिहास नहीं है। इस देश की सांस्कृतिक व्यवस्था को भी समझनी पड़ेगी और वर्तमान व्यवस्था को भी समझना पड़ेगा। आज कई ब्राह्मण भाई हैं, कई हिंदू भाई हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, वो एक संस्कृति को मानने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो एक सर्वधर्म समभाव के भाव को रख के जीवन जीना चाहते हैं। ये उसकी नागरिक स्वतंत्रता का मसला है। आप अगर ऐसा आरोप लगा रहे हो कि आप हिंदुओं को कम कर रहे हो, ये तो गलत बात है। आप मेजॉरिटी में हो, आप सब कुछ हो, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपका कम कर रहे। आदिवासी अगर गैर हिंदू हो जाएगा तो हिंदू को क्या तकलीफ हो जाएगी? उसमें किसी के खिलाफ में नहीं है। ये देश का सम्मान है। अगर आदिवासियों को आप उसकी सांस्कृतिक व्यवस्था पर आधारित पहचान पहुंचाते हो, आप उसको वनवासी बोल रहे हो। आप वनवासी का मतलब क्या होता है? ये प्राणीवाचक शब्द है, मानववाचक शब्द नहीं है। तब संघ का कुछ बोलना नहीं है उस पर। वनवासी जंगल में शेर भी रहता है, सुअर भी रहता है, आदिवासी भी रहता है। आप बोल किसको रहे हो? और शहर में क्या आदिवासी नहीं रहते क्या? आदिवासियों का सिविलाइजेशन नहीं होना चाहिए क्या? उसका शहरीकरण नहीं होना चाहिए क्या? उसने जंगल में ही रहना चाहिए क्या? ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। ये हमारे सिटीजनशिप का सवाल नहीं है, ये हमारे ओनरशिप का सवाल है। तो हम चाहते हैं कि भाई हमको भी मानव समझो, हमारी सांस्कृतिक सामाजिक पहचान को भी वेटेज दिया जाए करके हम लोग ये सांस्कृतिक कॉमन सांस्कृतिक कोड की बात कर रहे हैं। और वो सामान्य सांस्कृतिक कोड इसलिए मांग रहे हैं हम कि इस देश में सभी समुदाय के लोग एक जगह आ गए, लेकिन आज़ादी के बाद से और आज़ादी के पहले से आदिवासी बट्टे कई टुकड़ों में बट गया। आज ज़रूरत है उस समाज को एक जगह लाने की। अगर वो समाज एक जगह आए तो इसमें किसी को तकलीफ़ क्यों होनी चाहिए? हम कुछ नहीं मांग रहे। आज कोई नहीं बोलता है कि आप बाहरी हो, आप कुछ हो, कोई कुछ नहीं बोलता है। सिर्फ हम इतना बोल रहे हैं कि आप हमको वनवासी मत बोलो, हमको आदिवासी बोलो। इसमें किसी का दिल दुखाने वाली बात कहाँ है? हमने आज तक के शिव की पूजा तो हिंदू भाई भी करता है, आदिवासी भी करता है, सिर्फ पद्धत अलग है। हम शिव की माँ की पूजा करते हैं, आप शिव की पूजा करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम आपको अपने से अलग समझते हैं। लेकिन ऐसा द्वेष कि अगर आदिवासी हिंदू धर्म का हो गया तो हिंदुओं से अलग हो गया, ये तो गलत है। हम इस ज़मीन से कहाँ अलग हो रहे हैं? ये तो ज़मीन में आपको भी जाना है, हमको भी जाना है, यहीं रहना है, हमको यहीं मरना है। तो ऐसे कुछ जो डिस्क्रिमिनेशन है, वैचारिक डिस्क्रिमिनेशन की भावना जो पैदा हो रही है, वो गलत बात है। और अगर कोई जानबूझ के कर रहा है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि गैर संवैधानिक है। बिरसा ब्रिगेड जो आपकी है, अब कई राज्यों में जो कि अब वो फैली है, तो आपने एजेंडा भी बता दिया कि आप उसके ज़रिए क्या काम करते हैं। कितना कामयाब हैं आप? किस तरीके के जो आपके विचार हैं वो आदिवासियों तक फैल रहे हैं, दायरा बढ़ रहा है, क्या रिस्पांस मिल रहा है? सर, एक तो हमारे पीछे कोई विचार नाम की चीज़ हो सकती है ऐसा कोई सोचता नहीं है, क्योंकि हम लोग इतनी दयनीय अवस्था में हैं कि अब आदिवासी नाम का सिर्फ आदमी था ऐसा ही कहना पड़ेगा। हमको म्यूज़ियम मैन बनाया गया। अब अंडमान निकोबार में देखिए आदिवासियों के क्या हाल हो गए। वो म्यूज़ियम मैन बन गया। अंडमान निकोबार में लोग जाते केवल उन आदिम लोगों को देखने के लिए जिनके बदन पे कपड़े ही नहीं है, और वो एक ऐसी भाषा बोलते हैं जो किसी को समझते नहीं है। अंडमान निकोबार का क्रेज केवल आदिवासियों को देखने जाते, यानी वो म्यूज़ियम मैन बन गया। अब वो अंडमान का आदिवासी रहे या गढ़चिरौली का रहे या बस्तर का रहे या इंदौर का रहे, भोपाल का रहे, महाराष्ट्र का रहे, झारखंड का रहे, कहीं का भी रहे, आदिवासियों के प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो बहुत गंभीर स्थिति है। आपके अलीराजपुर का इशू ले लीजिए, यहाँ लड़कियों को बेचा जा रहा है। किसी समाज में लड़कियाँ बेची जाती क्या? अब तो बंधुआ मजदूर लड़कियाँ को बेच देते, वो काम करेगी, वो उतना रहेंगे। मॉल न्यूट्रिशन का प्रश्न, कुपोषण का प्रश्न लिया। बच्चा 10 साल तक के हम लोग वेट करते हैं, वो बड़ा होगा, जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, उसकी हमको गारंटी नहीं है कि बच्चा रहेगा। वो बच्चा जिंदा रहेगा इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि कुपोषण है, उसको खाने को नहीं है, भूख की बीमारी है। कुत्ता भूख से नहीं मरता, आदिवासी भूख से मर जाता। उसके बारे में कोई बात नहीं करता। आदिवासियों के क्षेत्रों में जहाँ खाने को नहीं है, जहाँ पे मॉल न्यूट्रिशन का प्रश्न है, वहाँ ब्लड कैंप्स होते हैं। वो लोग 800 रुपये में अपना ब्लड बेचते हैं, किडनी बेचते हैं। यानी आदिवासियों को सब्स्टिट्यूट ह्यूमन बना दिया गया है, पर्यायी ह्यूमन। दूसरे आदमी को जिंदा रखने के लिए जो आदमी है वो आदिवासी है। आज किसी को खाना होना, ज़मीन होना तो आदिवासी के ले लो,
किसी को आंखें होना तो आदिवासी की, ब्लड होना तो आदिवासी का, किडनी होना तो आदिवासी की, लड़की होना तो आदिवासी की। ये ट्रेंड शुरू हो गया है। ये एक ऑप्शनल आदमी बन गया, एक पर्यायी मानव के रूप में आदिवासी समाज को देखे जा रहे। इस बारे में आरएसएस कभी कुछ नहीं बोलती, कभी हमारे दुखों पे कोई बात नहीं करता है। आज हमारा अस्तित्व ही खतरे में है, हम जिंदा कैसे रहेंगे? मजदूरी करने वाला 80% समाज, आदिवासी समाज आज गड्ढे खोदने का काम करता है। गड्ढे खोदने की मशीन निकल गई है। गड्ढे खोदने को काम को भी आप लोगों ने गवर्नमेंट काम तो उसको बोलते ही नहीं, संडास साफ करने का काम गवर्नमेंट का काम बन गया, लेकिन गड्ढे खोदने का काम गवर्नमेंट का काम नहीं मिला। वो असंगठित मजदूर है, असंगठित ही नहीं, असुरक्षित मजदूर भी है, असुरक्षित नहीं, अनिश्चित मजदूर भी बन गया। वो उसको रोजगार ही नहीं मिलेगा, वो क्या काम करेगा? इन प्रश्नों पे कोई बात नहीं कर रहा है। जो बुनियादी प्रश्न है, इतना बड़ा किसानों का प्रश्न है, उस पर कोई संवेदनशीलता नहीं बता रहे। इतने पढ़े लिखे लोग हैं आरएसएस में, इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, देश की गरीबी के बारे में बात नहीं कर रहे आप। एक धार्मिक राष्ट्रवाद के लिए अपना पूरा जीवन खर्चा करना, मैं तो नहीं जान रहा। मानवता के लिए हो बात। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल यही है कि देश की आज़ादी को करीब 73 साल हो गए। जब देश आज़ाद हुआ तो एक आरक्षण की व्यवस्था भी हुई। आरक्षण व्यवस्था के तहत देश भर की संसद में और विधानमंडलों में, विधानसभाओं में आदिवासी प्रतिनिधित्व भी पहुँचे। क्या आपको कभी महसूस हुआ, ऐसा लगा कि ये जो प्रतिनिधि हैं शायद अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाए, इसलिए वो स्थिति है जो आप बता रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। इसमें दोनों बातें हैं। इनकी पार्टियां भी संवेदनशील नहीं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आदिवासियों के विधायकों को और नेताओं को बोलने से दबाती है। दूसरी ओर आदिवासी नेता खुद अपने सामाजिक दायरे को रिप्रेजेंट करना नहीं चाहता है, वो पार्टी के ही दायरे को अंतिम समझता है, और इस वजह से वो उसके माध्यम से समाज के जो ज्वलंत प्रश्न है, जो संवेदनशील प्रश्न है, वो नहीं उठते हैं और उसका पूरा उपयोग समाज के लिए नहीं होता है। ये एक तरीके से अनसाउंड पावर हो गया है। वो उस पावर का कोई उपयोग ही नहीं जिसमें साउंड ही नहीं है। आज जितने भी विधायक और आमदार मंत्री है आदिवासियों के, वो चुपचाप है। अभी बताइए, आप आदिवासी मंत्री है मीना मैडम, उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि अगर कोई ऐसा लिखेगा तो हम उस पर देशद्रोह का मामला दर्ज करेंगे। आप बोल किसके लिए रहे हो? आदिवासियों के लिए बोल रहे हो। वो देश का मालिक है, वो देशद्रोही कैसा हो जाएगा? उसको आप देश प्रेम और राष्ट्रवाद समझाना चाहोगे? नहीं समझा सकते आप। वो तो मालिक है, और उसको आप बोलेंगे भोले भाले आदिवासियों को देशद्रोही आप बोल दोगे कैसे? अगर ये ट्रीटमेंट आपका है, उनके प्रति देखने का ये दृष्टिकोण है, तो आप कैसे लीडरशिप कर सकते हो? उस समाज का नेतृत्व कैसे? ये सामाजिक नेतृत्व नहीं हो सकता। ये एक सीमित दायरे में है, ये संकुचित माइंड का नेतृत्व हो सकता है। लेकिन यही संकुचित दायरा जब आप लोगों के सम्मेलन होते हैं, आज भी हम बात करें तो आज जो सम्मेलन हुआ तो मंच पे यही दायरे के लोग दिखते हैं। तो समाज के जो जिम्मेदार हैं, जो इस तरीके के आयोजन कराते हैं, क्या उनका कोई ब्लूप्रिंट कब बनेगा कि किस तरीके से इन लोगों को आइसोलेट किया जाए ताकि ये सामाजिक दायरे को प्राथमिकता मिले? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं भी इसी सोच को बहुत नज़दीक से समझ रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरा काम सोशल ज़मीन पे ही किया है। मैंने केवल आदिवासियों के लिए नहीं किया है काम। यही चीज़ मैंने ब्राह्मणों में भी देखी है, ओबीसी में भी देखी है, दलितों में भी देखी है, मुस्लिमों में देखी है। बहुत बुरी स्थिति से देश गुजर रहा है। जिनसे हम उम्मीद करते हैं, जिनसे पूरी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, वो उन प्रश्नों पे आप एक बात मान लीजिए, आप चाहे आप किसी भी धर्म संप्रदाय की बात लीजिए, वो ताकत काम कर रही है जो ताकत किसी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और भाईचारा के संवेदनशील मुद्दों पर वेदना सुनने हैं। उनको कोई दर्द नहीं है, ऐसे ही लोग इस पावर को ऑपरेट कर रहे हैं। आपको हमको दिखाई दे रहा है कि ये विधायक है, ये मंत्री है, ये पार्टी के है। खुद आपको ये विधायक, मंत्री और इसके सर्वोच्च पद के लोग भी किसी के हाथों में कठपुतली जैसे नजर आ रहे हैं। चंद पूंजीपति लोग पूरे देश को चलाने की बात कर रहे हैं। वहाँ पर ऐसे बड़े बड़े लोग भी जिनसे पूरी दुनिया ने उम्मीद लगाई है, जिनसे अभी मोदी जी से कितनी होप लोगों ने लगाए थे कि नहीं, ये आदमी डैशिंग है, ये कुछ तो भी करेंगे, आरएसएस के लोग इसके पीछे रहेंगे, कुछ तो भी करा लेंगे इससे। क्या किए? ये दिख गया पूरे देश को। एक गलत मैसेज जा रहा है। आज सबसे ज़्यादा बेरोजगार तो आरएसएस का कैडर है। इतने सारे लड़के हिंदुवानी और ये बाकी जगह, उनका भी कोई जुगाड़ नहीं है। आगे ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के पीछे है प्रॉपर सोशल रिप्रेजेंटेशन नहीं होना।
चाहे किसी भी समाज का रहे। और हम ज़्यादा तकलीफ में हैं क्योंकि हम अभी ऑक्सीजन में हैं आदिवासी, बाकी लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, लेकिन हम अभी ऑक्सीजन पे है। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे समाज का प्रतिनिधि हमारे समाज के प्रति ईमानदार रहे। अगर वो ईमानदार है तो उसका कुछ तो भी 10%, 15%, 20% उपयोग समाज के विकास और समाज की सुरक्षा के लिए हो सकता है। लेकिन अगर वो भी ना रहे तो फिर हमने कहाँ जाना। वैसे भी आदिवासी समाज में हालत बहुत ख़राब है। जंगली क्षेत्रों में देख लीजिए, पूरे आंदोलन को आज गैर राष्ट्रीय आंदोलन और एंटी नेशनल आंदोलन के रूप में नक्सलवाद वगैरह ये वगैरह वगैरह जो चीज़ें दिख रही है, ये आगे है, उत्पन्न हो गया है। इन परिस्थितियों से हमको सामना करना है, इधर सामना करना है, लोकतंत्र को मानना है, उसके संवैधानिक उपक्रमों को लागू करना है। दोनों तरफ से हम लोग सैंडविच बन गए हैं। नेता हमारी सुनते नहीं है, हमारे अधिकारी भी संवेदनशील नहीं दिखाई देते, कुछ है तो उन पर दबाव रहता है। तो ऐसे विपरीत परिस्थिति में जहाँ समाज का युवा भ्रमित है, ऐसी विपरीत परिस्थिति में सामाजिक अस्तित्व को बचाने का जो चैलेंज है ये बहुत डिफ़िकल्ट है। इसमें महापुरुषों की ज़रूरत। हो सकता था हमको कोई अंबेडकर मिलता, हो सकता था हमको कोई फुले मिलता, हमको कोई विवेकानंद मिलता या गांधी मिलता, हमारे लिए कोई मार्क्स होता, या जीवित रूप में आज बिरसा मुंडा, टंट्या भील, राघोजी भांगरे जैसे लोग होते तो हम कुछ तो भी करते। आज हम लोग कॉमन मैन है। मैं भी एक गरीब परिवार का बच्चा हूँ, मैं भी इंजीनियर था, मैं सब छोड़ छाड़ के यही मूवमेंट में काम कर रहा हूँ। उम्र चले गई, समझ में नहीं आया, 25 साल हो गए, सिर्फ संगठन ही बना रहे, साधन नहीं रहते। ऐसे कई बच्चे हैं इस मूवमेंट में काम करने वाले जिनके पास जेब में 2 रुपये नहीं रहते, खाने को रोटी नहीं रहती। ऐसे समाज में संगठन और ये सब चीज़ों को देखकर थोड़ा सा ये लगता है कि अगर ईमानदार नहीं है हमारा आदमी हमारे साथ, तो फिर हम किसके दरवाजे पे जाए। कुछ लोग मिलते हैं, कुछ ब्राह्मण साथियों ने भी बहुत ईमानदार है, वैचारिक रूप से बहुत विकसित लोग हैं, उनका हमको बहुत योगदान है। मुस्लिम भाइयों का है, क्रिश्चियन भाइयों का है, ओबीसी लोगों का भी हमको योगदान है। लेकिन एक लिमिट तक है, उसमें वो संवेदनशीलता की कमी जरूर है, लेकिन मानवता की भरपूर उनमें ये है, वो हमको मिल जाती है। लेकिन बाकी सब जगह से हम लोग जकड़े हुए हैं। आज हमारे लिए जीने मरने का प्रश्न है। हमको लगता है कि ये सेंसस के बाद में देश में आदिवासी नाम का व्यक्ति था, ये चर्चा छिड़ी गई। हम इसीलिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस लड़ाई को अंजाम दे रहे हैं। हम कॉमन कल्चरल कोड की बात पूरे देश में लागू करना चाहते हैं, और हम गवर्नमेंट से, राष्ट्रपति जी से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री जी से और बाकी ऐसे मीडिया के लोग, आप जैसे संवेदनशील लोगों से हम लोग निवेदन करते हैं कि इस मांग को थोड़ा आप बढ़ाइए, क्योंकि आप हमारे प्रतिनिधि हैं। आज हम लोग आप लोगों पर पूरा टोटल डिपेंड है, क्योंकि जहाँ हम नहीं पहुँच सकते वहाँ आप लोग जाते हैं। आपका चैनल का काम बहुत ग्रास रूट लेवल पे है। मेरी आपसे अपेक्षा है इस इशू पर एक जन जागृति और स्टेट गवर्नमेंट तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक आप पहुँचाएंगे, ऐसी विनंती है। तो आपने सतीश पेंदाम साहब को सुना। पीड़ा के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनके काम में, उनके मिशन में किस तरीके की दिक्कतें आती हैं और समाज के जिम्मेदार किस भूमिका में दिखाई देते हैं। आपकी क्या राय है उनकी बातों पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि इसी तरीके के रोचक वीडियो इंटरव्यूज़ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए मिल सकें।